दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। दोस्तों मैथमेटिक्स के सीटेट या किसी भी स्टेट टेट के प्रोबेबल क्वेश्चन के सीरीज में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपने रिक्वेस्ट किया था तो इस बार हम अब से आपका यहाँ पर मैथमेटिक्स की जो क्वेश्चंस होगी वो आपकी हिंदी में होगी और उसी माध्यम से आप लोगों को समझाया जाएगा और ताकि आप लोग आसानी से समझ पाएँ। तो आप लोगों से भी अब कॉपरेशन की उम्मीद है। दोस्तों अगर आपने अनअकैडमी पर दीपक हिमांशु को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आप वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं और जितने भी हमारे कोर्सेज हैं उसका फ़ायदा आप वहाँ पर भी उठा सकते हैं। चलते हैं दोस्तों हमारे मैथमेटिक्स के आज के यहाँ पर सीरीज के क्वेश्चंस पर। तो आज का जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर मैथमेटिक्स का है वो कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन कहता है कि फलों के मूल्य प्रति किलोग्राम नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो आपको फल का मूल्य दिया हुआ है। खरबूजा 18.50 मतलब 18.5 किलो, चेरी 72 रुपया किलो, अंगूर 120 रुपया 60 पैसा और सेब 78 रुपया 40 पैसा। तो ये रेट दिया हुआ है आपको। अब क्वेश्चन आगे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि रेशमा ने 4.5 किलो खरबूजा, 1 किलो 200 ग्राम चेरी, 250 ग्राम अंगूर और 1:3/4 किलोग्राम सेब खरीदा और उसके बाद उसने दुकानदार को 500 रुपये दिए तो उसको कितना पैसा वापस मिला। दोस्तों ये डायरेक्ट कैलकुलेशन का क्वेश्चन है और इसमें बस एक टाइम टेकिंग है, इसमें कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको आते हैं। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर जो है क्विकली बता देता हूँ। सबसे पहला उसने क्या खरीदा, खरबूजा खरीदा 4.5 किलो। तो 4.5 किलो मतलब 4 दूनी 8 1 9/2, ठीक है। सो 4 × 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं 9/2। तो 9/2 उन्होंने यहाँ पर खरबूजा खरीदा और खरबूजा का रेट क्या है 18.50। तो इतना गुना 9/2 ये हो गया टोटल खरबूजा का रेट। उसके बाद चेरी का अगर आप देखिएगा तो चेरी उन्होंने कितना खरीदा, 1 किलो 200 ग्राम खरीदा। तो 1 किलो यहाँ पर रखते हैं और 200 ग्राम की अगर हम बात करते हैं तो 200 ग्राम को अगर हम किलो में बनाते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1/5। तो 1:1/5 तो आपका टोटल हो गया 6/5। तो 6/5 किलो उन्होंने बेसिकली चेरी खरीदा। तो चेरी का रेट क्या है 72। तो 72 गुना 6/5 आपका चेरी का रेट हो जाएगा। उसके बाद खरीदा उसने क्या, अंगूर। अंगूर कितना खरीदा 1:1/3। तो अंगूर अगर यहाँ पर आप देखिए 1:1/3 मतलब ये कितना हो गया टोटल आपका यहाँ पर अंगूर 250 ग्राम ही खरीदा है ना। तो 250 ग्राम मतलब 1 पाव, 1 पाव मतलब 1/4। ऐसे भी आप कर सकते हैं 250/1000। तो ये हो गया 1/4। तो बेसिकली इन्होंने अंगूर खरीदा है 1/4। तो अंगूर का रेट क्या हो जाएगा 120.60 गुना 1/4। ये हो गया आपका अंगूर का रेट। सेब कितना खरीदा यहाँ पर 1:3/4। तो 1:3/4 का मतलब ये हो जाएगा टोटल आपका 7/4। तो 7/4 किलो उसने सेब खरीदा है। तो टोटल सेब का रेट कितना हो जाएगा, जो रेट है उतना गुना 7/4। तो इस तरीके से आपको टोटल का जोड़ देना है और रेट निकाल देना है। तो बेसिकली ये अगर आप देखिएगा तो टोटल जो खर्चा आता है यहाँ पर अगर आप कैलकुलेशन करिएगा तो 337 रुपीज़ आता है। उसने दिया था कितना 500 में से हम 337 माइनस करते हैं तो हमको आ जाता है 163 रुपया। तो बेसिकली अगर यहाँ पर आप देखिए तो 163 रुपया उसको वापस मिला इतना कुछ खरीदने के बाद। ये डायरेक्ट कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं थी। चलिए तो ये उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ पर समझ में आया होगा और इसी प्रकार से आपको एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है कि साबुन की एक टिकिया का आकार 7 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर गुना 2.5 सेंटीमीटर है। 2 पेटियों में जिसका आंतरिक माप, अब यहाँ पर पेटी की बात की जाती है, अलग पेटी के बारे में आपको बोल रहा है कि एक कोई पेटी है, ठीक है। उस पेटी का अगर आप देखिएगा तो टोटल 2 पेटी है और उस 2 पेटी का माप है 56 सेंटीमीटर गुना 0.4 मीटर गुना 0.25 मीटर। तो आपको कह रहा है कि साबुन की इन टिकिया की अधिकतम संख्या कितनी उस 2 पेटी में मिला के पैक की जा सकती है। तो दोनों का आयतन निकाल के डिवाइड कर देंगे। तो अगर आप यहाँ पर बात करते हैं दोनों पेटियों के बारे में, दोनों पेटियों का क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो 2 पेटी है तो इसलिए 2 कर देते हैं और आपको एक पेटी के बारे में दिया हुआ है तो सबसे पहले हम यहाँ पर कर देते हैं 2।
2 पेटी का आंतरिक यहाँ पर माप कितना है, इसका आयतन निकाल लेंगे। तो 56 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही रखते हैं, 56 सेंटीमीटर गुना यहाँ पर 0.4 मीटर को हम सेंटीमीटर में बनाएंगे तो कितना सेंटीमीटर होगा, 40 सेंटीमीटर गुना आपका 0.25 मीटर जो आपका यहाँ पर है, 0.25 को मीटर को अगर सेंटीमीटर में बनाएंगे हो गया 25। ये हो गया आपका पूरा पेटी का आयतन। इसमें हम डिवाइड कर देंगे जितना आपको टिकिया का आकार है। टिकिया क्या है, 7 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर, ठीक है, गुना यहाँ पर आपको 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर मतलब 25/10 यहाँ पर होगा। तो इस 10 को हम ऊपर लेके चले जाते हैं। तो ये टोटल आपका इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। ये आपका हो जाएगा साबुन की अधिकतम टिकिया कितना उसमें आएगी। एक बार आप कैलकुलेशन कर लीजिए। ये कैलकुलेशन आपको टोटल 1280 आना चाहिए। 1280 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो वो एक नॉर्मल फिर से आपका एक कैलकुलेशन है जो कि आपको यहाँ पर करना चाहिए। अगला यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर 33 नंबर का मतलब तीसरा क्वेश्चन जो हमारे आज के सीरीज का है वो है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि कोई आयत है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की तिगुनी है। तो चौड़ाई अगर b है तो लंबाई इसका 3b है, इसका तिगुना है। आगे कह रहा है कि इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा की आधी है। तो मान लीजिए एक वर्ग है, ये आयत बन गया। मान लीजिए कि एक वर्ग है, इसकी भुजा मान लीजिए x है। तो ये जो चौड़ाई बोल रहा है, तो चौड़ाई बोल रहा है कि ये इसकी x की आधी है, x/2 है। तो आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है, उसमें से आपका क्या ट्रू है। और यहाँ पर आपको वर्ग का परिमाप भी दिया हुआ है 72। परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग। तो मान लीजिए एक भुजा x था तो चारों भुजाओं का योग कितना हो गया, 4x। 4x इक्वल टू आपको 72 दिया हुआ है इसका पूरा परिमाप। और उस 72 में अगर आप x निकालना चाहते हैं तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा 18। ठीक है, तो x हो गया आपका 18। तो b कितना हो जाएगा, b कहा जाता है कि इसका एक भुजा का आधा है, मतलब b हो जाएगा आपका x/2 मतलब 9। b हो गया 9। और उसी प्रकार से अगर इसकी लंबाई देखिएगा तो ये है 3b, ये कितना हो गया 9 का तिगुना मतलब कि 27। तो इसका आयत का अगर हम देखेंगे तो लंबाई हो जाता है 27 और चौड़ाई हो जाता है 9। वो हम निकाले हैं क्योंकि वर्ग से उसका रिलेशन दिया हुआ था, वहाँ से निकाल लिए। तो 27 गुना यहाँ पर अगर हम 9 की बात करते हैं तो ये अब यहाँ पर 27 और 9 है। तो यहाँ पर हम आपको फ्रेश से फिर से दिखा देते हैं। तो अब इसकी लंबाई कितनी हो गई, इसकी लंबाई हो गई 27 और चौड़ाई हो गई 9। और जो वर्ग था उसका एक भुजा था आपका, यहाँ पर टोटल हमने कितना निकाला था, क्या कहते हैं 18। ठीक है, और वर्ग का परिमाप आपको 72 दिया हुआ था। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब ये दूसरा स्टेटमेंट देखिए, उसके लिए परिमाप निकालने बोल रहा है। तो हम पहले यहाँ पर आयत का परिमाप निकाल लेते हैं। आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं, 2:2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर हम आयत का परिमाप अगर निकाल लेते हैं तो ये हमारा निकल जाता है 72। तो आप देखिएगा कि आपको यहाँ पर वर्ग का भी अगर आप देखिए तो वर्ग का परिमाप 72 दिया हुआ है और आपको आयत का भी परिमाप इस कैलकुलेशन के बाद 72 आ गया। तो आपका क्या स्टेटमेंट करेक्ट हुआ कि आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर हैं। इसी प्रकार से आप क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। ये 27 है, ये 9 है, 27 गुना 9 करके जितना हो जाएगा आप देख लीजिएगा, वो आयत और वर्ग ये वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर नहीं होगा। इसलिए आपका यहाँ पर आयत और वर्ग दोनों का परिमाप बराबर है। वर्ग का परिमाप आपको 72 दिया हुआ है, आयत का परिमाप अभी जस्ट हमने निकाला है 2:27 + 9, ये हो जाता है आपका, ये भी 72 ही हो जाता है। इसलिए आपका दोनों सेम है। ये आपका एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर भी काफ़ी क्विकली आप आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। 55 लीटर एंड 55 मिलीलीटर को क्या लिखेंगे। पहली बात तो आपको लीटर से मिलीलीटर अगर आप देखिए तो 1 लीटर बराबर आपको 1000 मिलीलीटर होता है। तो अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पर 55 मिलीलीटर को यहाँ पर अगर आपको क्या कहते हैं ये करना है, 55 मिलीलीटर को अगर आपको यहाँ पर लिखना है तो वो आप कैसे लिखेंगे। 55 को आप लिखेंगे 0.055, ये आपका हो जाएगा इतना क्या कहते हैं लीटर में। अगर आप 55 मिलीलीटर को लिखना चाहते हैं तो 55 मिलीलीटर हो जाएगा 0.055। तो 55 लीटर 55 मिलीलीटर टोटल कितना हो जाएगा। यहाँ पर जीरो जो था वो जीरो नहीं होगा शुरू में, ये हो जाएगा 55। तो टोटल क्या हो जाएगा, अगर इसको अगर हम एक्चुअल लिखना चाहें तो ये हो जाएगा
0.55, एक्चुअल में ये इतना मिलीलीटर है, तो ये 55 मिलीलीटर नहीं होगा, क्योंकि क्या कहते हैं, मिलीलीटर को लीटर बनाने के लिए 1000 से हम भागा देते हैं। यहाँ पर जस्ट 0.55 आपको दे दिया है, वो गलत है, 0.055 होता है। तो ये आपका यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि क्या सही नहीं है, तो आपको पहला ऑप्शन में मिल गया, ये सही नहीं है। बाकी का भी आप कैलकुलेशन कर लीजिए, वो आपको वहाँ पर बिल्कुल सही दिख जाएगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर अटेम्प्ट लेना है। अगला क्वेश्चन अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो यहाँ पर आपका है वो थोड़ा सा आपका यहाँ पर थ्योरेटिकल है, और आपको अगर नॉलेज है तो आप यहाँ पर जवाब दे पाएंगे। तो ये क्वेश्चन कहता है कि 2 अंकों की संख्या है, ठीक है, मान लीजिए कि 2 अंकों की कोई संख्या है, उसको दूसरी एक अंकीय या 2 अंकीय संख्या से गुना करने की प्रक्रिया को समझाने के लिए आप कौन सी नियम का आपको पूर्ण जानकारी पहले से ही होना चाहिए। तो मान लीजिए कोई संख्या है मेरे पास, ठीक है, उसको हम किसी दूसरी 1 अंकीय या 2 अंकीय संख्या से गुना करना चाहते हैं। इसको हम गुना करना चाहते हैं मान लीजिए कि y से, या 2 अंकीय संख्या मान लीजिए y + z है या yz है। तो इस प्रकार के अगर किसी संख्या से गुना करना चाहते हैं तो हमको किस चीज़ का पता होना चाहिए। सबसे पहले तो गुणन पता होना चाहिए, ये तीनों में है। और दूसरा आपका है यहाँ पर योग पर वितरण के रूप में, क्योंकि x को अगर मान लीजिए हम x + y से गुना करते हैं तो हम इसको x² + xy लिख देते हैं। तो ये आपका योग पर वितरण हो गया। तो आपको यहाँ पर अगर देखिए तो गुणन और योग पर वितरण दोनों को आपको समझ में आना चाहिए, तब जाके आप इस प्रकार का कैलकुलेशन कर सकते हैं, है ना। तो ये आप जो है यहाँ पर जरूर ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको जरूर एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों आता है, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए तो ये क्या कहता है कि गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता है ना। आपको यहाँ पर 4 कारण दिए हुए हैं और आपको पूछा जाता है कि अगर गणित से भयभीत होना या असफल होने के लिए इनमें से कौन सा कारक नहीं है। लैंगिक भेद, कक्ष के अनुभव, प्रतीकात्मक संकेत और गणित की संरचना। जो चीज़ें गणित के पढ़ाई से जुड़ी हुई है वहीं से भयभीत होगा। कक्ष में अनुभव बुरा है गणित का तो उसमें दिक्कत होगा। कुछ प्रतीकात्मक यूनिट में समझ में नहीं आ रहा है तो उसमें दिक्कत होगा। गणित की संरचना अगर जो है समझ में नहीं आ रहे तो उसमें दिक्कत होगा। लेकिन कारण क्या नहीं माना जाएगा, तो लैंगिक भेदभाव का आपके गणित के नॉलेज से कोई मतलब नहीं है, इसलिए लैंगिक भेदभाव यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को, 2 दशमलव संख्या है, उस 2 दशमलव संख्या को आपको जो है जोड़ना है और उसकी योग कैसे करानी है और उसका योग के बाद क्या रिजल्ट निकलेगा ये सब दिखाना है। तो इसकी योग की संकल्पना को अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट कौन सा शिक्षण विधि होगा ये आप बताइए। दोस्तों जब आप 2 दशमलव की संख्या को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी चीज़ों का वो आपको आराम से यहाँ पर जो है दशमलव की चीज़ों को बता देता है। मान लीजिए यहाँ पर 0.1, 0.2, 0.3 इस प्रकार से 0.4। तो बिल्कुल आपको अगर मान लीजिए कुछ दिखाना है, 2 को जोड़ना है, तो वो दशमलव को अगर आप ग्राफ पर दिखाकर जोड़ देते हैं तो वो बेहतर तरीके से आप समझा सकते हैं। इसलिए अगर आप यहाँ पर देखिए तो ग्राफ पेपर विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से है यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या कहता है कि देख लीजिए। क्वेश्चन कहता है कि कक्षा 4 में अधिकतर शिक्षार्थी ये सोचते हैं, कक्षा 4 के ज़्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि 2 संख्याओं का अगर आप गुना करते हैं, ठीक है ना, 2 संख्याओं को अगर आप गुना करते हैं तो उसका जो यहाँ पर गुणनफल होता है वो हमेशा इन दोनों संख्या से बड़ा होता है। ये बात कक्षा 4 के विद्यार्थी सोचते हैं। तो आप उसको कैसे बताएंगे कि ये हमेशा सत्य नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोई पॉइंट वाला सबसे पहले एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट वाला मान लीजिए 0.5 × 4 करते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका 2 हो जाता है। तो ये दोनों यहाँ पर अगर आप देखिए तो 4 से छोटा है। इसी प्रकार से अगर आप दोनों दशमलव वाले को ही गुना करेंगे तो वो और भी छोटा हो जाएगा। इसलिए आप बच्चे को क्या करेंगे, आप बच्चे को सबसे पहले तो आप क्या करते हैं दशमलव संख्या का गुना करके बताएंगे। तो उसमें से आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएगा कि दशमलव संख्या के यहाँ पर हम गुना करके बताएंगे। लेकिन उसमें भी आप जो है यहाँ पर जो ग्रीड पेपर आता है, ग्रीड पेपर आप लोग को पता होगा कुछ इस प्रकार से, ये ग्रीड पेपर इस तरीके से आता है। तो जो ग्रीड पेपर आता है उस पर अगर आप दशमलव बच्चे को जो है दशमलव से बढ़ा बढ़ा के बताते हैं तो वहाँ से
उसका गुणनफल प्रदर्शित करके आप दिखा सकते हैं कि ये कैसे प्लस में होता है, ये कैसे माइनस में होता है। ग्रिड पेपर का ये काम है। बाकी अगर आप देखिए यहाँ पर कलन विधि से या बार बार योग करके, तो वो चीज़ें बिल्कुल गलत है जो अदर ऑप्शन है। बाकी यहाँ पर आपको 2 दशमलव संख्या का गुणनफल आप प्रदर्शित करेंगे और दशमलव संख्या का ही गुणनफल नेगेटिव मतलब उससे छोटा होगा और ग्रिड पेपर पर करके आप दिखा देंगे तो वो हो जाएगा। इसलिए आपका वो करेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ग्रिड पेपर वाला। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पर कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थी को अगर जो मेजरमेंट ज्यामिति वाला होता है, ज्योमेट्री वाला माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए आप कौन सा कथन सत्य है। अगर आप ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं तो उसमें कौन सा कथन सत्य है। तो पहला ऑप्शन क्या है कि अप्रमाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अप्रमाणिक माप क्या होते हैं, मतलब जैसे आप हमको बोलिएगा कि आप स्क्वायर बनाइए तो हम आपको इस प्रकार से स्क्वायर बना देंगे। जरूरी नहीं कि इसकी भुजा एक सेम है, ये प्रमाणिक नहीं है, लेकिन ओवरऑल हम मिला जुला के बना देते हैं, ये अप्रमाणिक माप है। तो आपको पूछ रहा है कि इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्या अप्रमाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करेंगे? अप्रमाणिक मापों का उपयोग करेंगे तब जाके हम थोड़ा सा एस्टिमेट कर पाएंगे, उसके बाद हम जो है प्रमाणिक चीज़ों को देख लेंगे। उसके बाद दूसरा ऑप्शन कहता है कि अप्रमाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। जब हमको प्रमाणिक माप मिल जाएगा फिर हम अप्रमाणिक क्यों करेंगे। अगर हमको स्केल से हम डायरेक्ट मान लीजिए यहाँ पर स्क्वायर हम खींच लेते हैं, फिर इसको हमको एस्टिमेट करने का तो कोई ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर आप देखते हैं तीसरा ऑप्शन जो यहाँ पर आपका आता है, तीसरा ऑप्शन कहता है आपको यहाँ पर कि प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। ये सही है, हमने यहाँ पर अंदाजा से खींच लिया और उसके बाद हम इसको एक एस्टिमेट बना लिया कि हमारा पिक्चर कैसा बनने वाला है। उसके बाद एग्जैक्ट मेजरमेंट करके हम जो है उसका पूरी तरीके से ड्रॉ करते हैं। आप घरे का नक्शा देख लीजिए, लोग पहले ऐसा पेन पेपर पर कुछ भी बनाते हैं, फिर उसका एग्जैक्ट हिसाब से जो है मेजरमेंट करके बनाते हैं। तो मतलब आपका अप्रमाणिक अगर करना है, एस्टिमेट करना है, तो वो पहले करना पड़ेगा और प्रमाणिक माप बाद में करना पड़ेगा। इसलिए आपका जो तीसरा ऑप्शन होगा वो सही होगा कि प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। चौथा क्या बोलता है, केवल अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल गलत है। अप्रमाणिक माप करके खाली आपको क्या फ़ायदा होगा, फिर आप प्रमाणिक करेंगे तब जाके आप चीज़ों को समझ पाएंगे। ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला यहाँ पर अगर आप देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका कहता है कि वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषय को विकसित करने के लिए किस मूल्यांकन योजना की आवश्यकता है। तो अगर आप वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाना चाहते हैं, रियल लाइफ से, रियल एक्टिविटी से गणित का संबंध बनाना चाहते हैं, तो आप बच्चों में क्या कराएंगे, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इस संदर्भ में अगर हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, तो पहला ऑप्शन क्या है कि क्षेत्रीय भ्रमण कराएंगे। अच्छी बात है, क्षेत्रीय भ्रमण कराएंगे तो वो वास्तविक चीज़ों से जुड़ पाएंगे। सर्वेक्षण कराएंगे जिसमें कि आप जो है जैसे एनालिसिस कर पाते हैं, और परियोजना कराएंगे। ये तीनों ही सही है, तो इसका सही होने का चांस है। लेकिन उसके बाद दूसरा क्या है, क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, ड्रिल, कार्यपत्रक। मौखिक परीक्षा सब यहाँ पर वास्तविक ज़िंदगी से जुड़ी हुई नहीं है। वास्तविक ज़िंदगी से जुड़ी हुई हर एक चीज़ जो आप समाज में जाके करते हैं वही है, इसलिए ये आपका सही नहीं होगा। सर्वेक्षण, परियोजना और जांच सूची इसमें आ गया तो जांच सूची के कारण ये कट गया, और इसमें भी जांच सूची मौखिक परीक्षा आ गया तो ये कट गया। तो आपका जो यहाँ पर आंसर है वो आंसर है आपका यहाँ पर ए, कि क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण और परियोजना, ये 3 चीज़ अगर आप कराते हैं तो मतलब कि आप बच्चों को वास्तविक ज़िंदगी से गणित का संबंध जोड़कर बताते हैं और बच्चों को सिखाते हैं, ये निकल कर सामने आता है। तो ये काफ़ी बढ़िया बात है और ये काम आपको करनी चाहिए वास्तविक ज़िंदगी से बच्चों को जोड़ने के लिए। तो दोस्तों ये था आप लोगों का एक और महत्वपूर्ण लेसन गणित का। उम्मीद है कि मेरा ये नया प्रयास आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी तरीके से आप लोग जुड़े रहिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं हर जगह पर शेयर करिए। और अब आपको इसी तरीके से और भी बेहतर करके आपको बाकी सब्जेक्ट की भी पढ़ाई होगी, जिससे आप आसानी से सीख पाएंगे। और सारे क्वेश्चन प्रोबेबल हैं, पूछे गए हैं या आगे पूछे जाने वाले हैं, तो इसलिए इससे आप बिल्कुल कोताही मत करिए और सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, समझिए, मैथमेटिक्स स्पेशली। और बाकी चीज़ों में आपको बस ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पर तो आपको कैलकुलेशन की आवश्यकता है, तो पूरी अच्छे से समझिए। हम आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय, जय हिंद।